हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू अपफिल अपडेट। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज है 31 अगस्त और आज के दिन था हमारा DVV-CET का राउंड 1 जो फर्स्ट राउंड की एग्ज़ाम थी। सो आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी गई है। वैसे कुछ हद तक ये कहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि हर बार की तरह हमारे जो कि NTA है उन्होंने क्या किया है आपको पता ही होगा, पेपर दे के आए हो तो उन्होंने पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी थी थोड़ी सी। ठीक है, तो मतलब हर बार क्या होता था कि इजी टू मॉडरेट लेवल में आता था हमारा DVCT का पेपर, बट इस साल जो बेस है वो ज़रूर 12th ही है, बट थोड़ा सा जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल या मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर भी कुछ बच्चों के लिए चले गया था। ठीक है, क्योंकि DVCT का पेपर सिंपल होना क्यों मस्ट होता है? इसलिए मस्ट होता है क्योंकि उसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ CBSE या ICSE बोर्ड के नहीं होते। वो जो होते हैं वो सब टाइप के स्टूडेंट वहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब वो चाहे हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, भाई जो किसको कॉलेज में जाना है गवर्नमेंट कॉलेज में DAVV में, तो वो तो उसके लिए सबके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसका लेवल मेंटेन करना DAVV का काम होता था। बट NTA ने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, उसकी अच्छे लेवल पे कर दिया है। तो जो बच्चे एकदम मॉडरेट लेवल पे पढ़ाई करते थे, जिनकी 12th एकदम बेस लेवल पढ़ी थी, एक चीज़ तो उसके क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए थे। दूसरी चीज़ ये अगर देखी जाए कि जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड थे। ठीक है, और अगली चीज़ ये है कि जो आपको अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कि 11th का कोर्स कितना था और 12th का कोर्स कितना था, ठीक है, तो ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि 80% या 70% जो था 12th का, बट अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 11th का कोर्स भी अच्छा खासा था। थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस आए थे, आपके पॉइजन्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आप और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको केमिस्ट्री में एल्यूमिनियम के ओर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 11th का पोर्शन कम था। इंग्लिश अक्सर जो बच्चे सोच रहे थे कि इंग्लिश तो कर ही लेंगे, बट इंग्लिश इतने सिंपल लेवल की नहीं आई थी। कोई भी रैंडम वर्ड उठा के वो लोग दे देते हैं और उसके बाद उसका मीनिंग आपको बताना होता है, तो उसके लिए आपका जो लेवल है वो सही होना चाहिए। इसलिए आप गलती करके मत आइएगा। अगर आपको आता है तो ही सही करके आइएगा, और अगर नहीं आता है तो उसको ब्लैंक करके आइएगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि 100 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, 150 200 ऐसा ऐसा सोचते हैं, बट ये पॉसिबल देखो नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है जब तक आप बहुत अच्छे एक्सीलेंट नहीं हो अपने स्टडीज़ में। तो ये चीज़ इतना आसान नहीं है। ठीक है, 100 मार्क्स एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आप ग्रुप C में हो, क्योंकि देखो 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन एकदम ऐसे नहीं आते हैं कि आप एक बार में इसको कर लो, आपको हल्का सा सॉल्व तो करना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट बुक से उठाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नए फॉर्म हुए थे, बुक से उठाए हुए सीधे क्वेश्चंस भी थे, NCERT के सीधे सीधे क्वेश्चंस भी थे। तो आपको प्रिपरेशन, अब जो आगे जो सेकंड राउंड के बच्चे हैं उनको क्या देखना है प्रिपरेशन करने में? उनको प्रिपरेशन करने में ये देखना है कि उनको बस फार्मूलेस पर ध्यान देना है सबसे पहले। ठीक है, और जो कि अगर उस पर देखें, जो फार्मूले बेस्ड पेपर था ज़्यादातर तो, ठीक है, और अगर उस पर देखें 11th क्लास पे, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार रिवाइज़ करनी है, उतने में आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर एफर्ट लगाने जाएंगे तो ये चीज़ भी गड़बड़ कर सकती है। आपको उठाने हैं बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। अगर बात कर लें हम यहाँ पर कट ऑफ की, ठीक है, तो हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि अगर बच्चों को, अगर ओवरऑल बच्चों को, अगर कुछ बच्चों की बात नहीं करी जाए, अगर सबकी बात करी जाए, और बहुत सारे बच्चे आकर यही कहते हैं कि हमारा जो पेपर था वो टफ़ था या मॉडरेट था, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा इसको अनुमान लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगा वो जो जाएगा हमारा एटलीस्ट एवरेज जाएगा कट ऑफ, इन द सेंस कि कम होगा कट ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता क्योंकि देखो कोई भी भविष्यवाणी करके तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, ये जो मेनली डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेनली डिपेंड करता है वो आप लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कि उनके पास सीट्स कितनी हैं, उनके पास, आप ग्रुप C के लिए हम कह देंगे इंजीनियरिंग की, उनके पास एक मिनट में मार्क कर लेता हूँ। मैंने कहा सपोज़ उनके पास 500 सीट्स हैं।
ठीक है। तो अगर इन 500 सीट्स में, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको अगर जो भी 5000 बच्चे हैं उनमें से 500 बच्चे चाहिए इनको अपनी इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है, जनरल के लिए इतना है और एसटी और एससी में इतने इतने बच्चे हमको चाहिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि जो ओबीसी के जो बच्चे हैं उसमें पता है, उसमें ओबीसी के बच्चे इनको चाहिए, उसमें से 200 बच्चे मान लेते हैं, ठीक है। तो ओबीसी के इनको अगर 200 बच्चे चाहिए और ये देख रहे हैं कि भाई 200 बच्चे 75% से ज़्यादा सिर्फ 200 बच्चे ही लाएँ, तो ये लोग कट ऑफ रख देंगे 75%, ताकि क्या हो कि भीड़ भाड़ ना हो, सिर्फ उसके ऊपर वाले ही बच्चे निकल कर आएँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिपेंड किस पर करता है, आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर। जो कट ऑफ निकलेगा वो आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर, एक एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो आप अभी इसको प्रेडिक्ट इतने आसानी से नहीं कर सकते, बट इसको अपन सोच इस टाइप से सकते हो कि अगर देखो सबका पेपर अगर ख़राब गया है, अगर बिगड़ा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ, मतलब सबके नंबर कम आने और सबके नंबर कम आने एक साथ, तो कट ऑफ भी कम जाएगा। बट अगर कुछ बच्चों का, कुछ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का भी अगर अच्छा गया है पेपर या काफ़ी अच्छा गया है, तो उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। और जैसा कि आपको पता है कि पहले पेपर एक साथ होने वाला था, अब स्लॉट्स में डिवाइड हो गया है। सेकंड स्लॉट जो है वो 4 सितंबर को डिसाइड किया गया है, उसके लिए एक पीडीएफ लॉन्च करी है एनटीए ने। उस पीडीएफ में रोल नंबर्स लिखे हैं जो बच्चों के, वो लोग अपने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे। तो फिर आपको उस चीज़ में ये देखनी पड़े आपको। अब ये एक तरीके से बोल सकते हैं आपको एडवांटेज हो गया है, क्योंकि देखिए 2018 के बाद सीईटी हुई नहीं थी इस टाइप की, अब हुई है, तो ये फर्स्ट टाइम था। अब इसमें जो आपको जो सेकंड स्लॉट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी सीख मिली है कि उनको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें देखनी है। और मे बी वो पेपर अब अलग पेपर बनेगा, तो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें टफ या सिंपल हो जाएं या वो हो जाए, बट ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन से सब बराबर इक्वल हो ही जाता है एनटीए के द्वारा, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो बस आपको यही सब ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आने वाले टाइम में जो कट ऑफ आएगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा, और किस प्रकार से अब काउंसलिंग होगी और आपका रिज़ल्ट किस प्रकार से आगे काम आएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। और आगे की जितनी भी अपडेट्स देगा एनटीए डीएवी से रिलेटेड मैं आपको वो भी देते रहूँगा। तो अभी रिज़ल्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिए। आप फिलहाल अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।